आज हम लोगों के सामने जो पहला चैप्टर आपका चल रहा है मैटर इन आर्ट सराउंडिंग, इस मैटर इन आर्ट सराउंडिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। ये जो टॉपिक है इसे हम लोग जानते हैं किस नाम से मेरा प्यारा बच्चा, एक तरीके से इवोपरेशन। मेन जो हेडिंग है वो इवोपरेशन है। और हम लोग इसके कई फैक्टर सीखेंगे। पहले तो हम ये सीखेंगे कि भाई इवोपरेशन होता क्या है। फिर हम ये सीखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवोपरेशन को इफेक्ट करते हैं। और इवोपरेशन के कारण कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो तीन टॉपिक को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कहां से, इवोपरेशन से। आप लोगों को एक टर्म तुम लोग जानते होगे, दैट इज नोन एज बॉइलिंग। अगर मैं आप लोगों से एक शब्द बोलूं, मैं आपसे कहूं कि भैया बॉइलिंग क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर बॉइलिंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं पूछूंगा क्या पढ़ा है आपने, तो आप कहोगे सर बॉइलिंग जो होता था, बॉइलिंग एक प्रोसेस का नाम होता था। ये एक ऐसी प्रोसेस होती थी। किस चीज की प्रोसेस? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन। ये किस चीज की प्रोसेस होती थी? प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड। लिक्विड की जो कन्वर्जन की प्रोसेस है इनटू गैसेस स्टेट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट एट बॉइलिंग पॉइंट। कहां पर? बॉइलिंग पॉइंट पे। जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो हम उस प्रोसेस को बोलते थे बॉइलिंग। जनरली होता क्या था कि बॉइलिंग के लिए कम से कम तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट पे जाना ही पड़ता था। क्यों? जैसे कि माना मैं एक कंटेनर की बात कर लूं जब जरा। अब इस कंटेनर में तुम देखो, कंटेनर के अंदर माना तुमने वाटर भर दिया। अब तुमने कंटेनर के अंदर क्या भर दिया? वाटर भर दिया। नॉर्मली घरों में भी तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक माना बर्तन ले लो और उस बर्तन में तुम क्या कर दो? वाटर भर दो। वाटर भर देने के बाद माना तुमने हीटर ऑन कर दिया, या आपने क्या कर दिया? फ्लेम जला दिया। तो जैसे आप इसमें से स्टोव जला दोगे तो आप देखोगे कि वाटर जो होगा पहले हल्का सा क्या होने लगेगा? हीटअप होना चालू हो जाएगा। लेकिन इसके वेपर नहीं बनेंगे शुरू में। वेपर केवल और केवल तभी बनेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर पहुंच जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। जैसे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तब ये लिक्विड जो होगा वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। मतलब बॉइलिंग जो होता है वो केवल तब अकर करता है जब बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर पहुंच जाए। लेकिन क्या किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे जाना जरूरी है? क्या बिना लिक्विड पे जाए हुए, मतलब बिना बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचे हुए किसी भी लिक्विड को गैस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमारा आंसर है हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे एक नई डिफिनेशन है। ये कहता है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस एट एनी टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से कम पर अगर तुम किसी भी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर रहे हो तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवोपरेशन। तो दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। इवोपरेशन बॉइलिंग में अंतर, या इवोपरेशन वेपराइजेशन में अंतर। वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट में जनरली होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इवोपरेशन और ये वेपराइजेशन के बीच में एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। इवोपरेशन मतलब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर ही कन्वर्ट होना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं मेरा प्यारा बच्चा? इवोपरेशन का नाम देते हैं। ये हुई बात नंबर एक। अब तुम ऐसे समझो, तुम डेली प्रैक्टिकल लाइफ के बहुत सारे एग्जाम्पल देखते होगे। तुम देखते होगे कि भाई तुमने कपड़ा जो है वो कपड़ा धुल के फैला दिया छत पे। अब कपड़ा धुल के फैला दिया छत पे तो अब वाटर तब भी देखो गैस में कन्वर्ट होकर उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है वाटर कन्वर्ट होके? क्या वहां टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है? नहीं भाई। 100 होता तो तुम बॉयल करने लगते, छत पे जाते तुम बॉयल हो जाते, फ्राई हो जाते। जैसे सब लोग मुर्गा फ्राई खाते हैं वैसे तुम्हारा फ्राई खा लेते। ठीक, मतलब कि तुम बिल्कुल फ्राई हो जाते वैसा। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन तब भी तुम जानते हो कि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है बिना बॉइलिंग पॉइंट पे जाए हुए। और बॉइलिंग पॉइंट से कम पर अगर तुम लिक्विड को गैस में या वेपर में कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं। यहां तुम एक कुछ एग्जांपल देख रहे होगे। जैसे माना दोपहर के टाइम में अगर तुम जाओ, जो बहुत बड़े बड़े माना तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, तो उसमें देखो स्टीम ऐसे निकलती रहती है। फॉरेस्ट जो होता है, फॉरेस्ट के जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट आ जाती है। तो वाटर की जो ड्रॉपलेट होती है वो जब धूप धूप निकलती है तो देखो ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर फॉरेस्ट में आग लग गई है, वो धुआं नहीं है। ये भी एक तरीके से इवोपरेशन ही हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर जब कोई भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? दैट इज नोन एज इवोपरेशन। ठीक है, कई सारे बच्चे, अच्छा वेरी गुड, ठीक है। अब हमने क्या कहा मेरा प्यारा बच्चा कि इवोपरेशन क्या है? इवोपरेशन एक प्रोसेस है जिसमें लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट,
कई सारे फैक्टर होते हैं। अब यहां पर देखो क्या है, फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो एवोपराइजेशन जो है या एवोपरेशन प्रोसेस जो है इसको फर्क डालते हैं, इसको इफेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला फैक्टर यहां पर क्या है, दैट इज सरफेस एरिया। आप एक बात अपने दिमाग में बहुत अच्छे से सभी बच्चे बैठा लीजिए, वो क्या है कि जो इवोपरेशन प्रोसेस होता है, इवोपरेशन प्रोसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। लेकिन कई बार बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इवोपरेशन आपने बता दिया लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर ऐसा होता क्यों। आप इसको ऐसे समझो, आप ये समझो कि ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड के जो नीचे के मॉलिक्यूल होते हैं इनके पास भले काइनेटिक एनर्जी कम हो, लेकिन जो ऊपर के मॉलिक्यूल होते हैं इनके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब नीचे के कंपैरिजन में ऊपर वालों के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है, मूवमेंट के कारण या जो भी तुम कहो। तो इनको उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी है क्योंकि इनके पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है, तो थोड़ी सी एनर्जी दोगे तब भी वो थोड़ा बहुत इवोपरेट हो जाएंगे। मतलब इवोपरेशन में तुम एक चीज देखोगे, केवल जो सरफेस वाला वाटर होता है जनरली वही इवोपरेट होने की कोशिश होती है उसमें। एनीवे आप इसको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है, आप बस सीधे सीधे ये याद रखो कि इवोपरेशन होता क्या है। इवोपरेशन एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी लिक्विड को हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट से कम पर, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन कई फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिस पर डिपेंड करता है, तो फैक्टर नंबर 1, वो फैक्टर नंबर 1 क्या कहता है कि इवोपरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के। इनके मैं कई सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, शायद उससे तुम्हें समझ में आए। देखो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी जल्दी इवोपरेशन के चांस रहेंगे, ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। जैसे माना चाय है, मैं टी की एक एग्जांपल दूं, एक चाय कप में रखी है वो जल्दी ठंडी होगी, कि माना एक बड़े जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उस बर्तन में रखा है। तो मुझे भंडारी जी बताओ, पहले वाले में जल्दी चाय और ठंडी जिसका होगी? सरफेस एरिया ज्यादा है उसमें हाँ ठंडी होगी। बिल्कुल सही, जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा है उसमें जो चाय होगी वो जल्दी ठंडी होगी। क्यों जल्दी ठंडी होगी? क्योंकि इवोपरेट होने के लिए जो एरिया है वो ज्यादा है, तो जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल सरफेस को छोड़ेंगे। ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जब सरफेस को छोड़ेंगे तो उससे इवोपरेशन फास्ट हो जाता है। देखिए ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखो, जैसे जब हम कपड़ों को धुलते हैं, कपड़ों को धुल के जब फैलाना होता है तो ऐसा नहीं कि हम निचोड़ के ले जाते हैं भाई, है ना। कपड़े को हम निचोड़ के ले जाते हैं तो हम ऐसे रख दिया करो धूप में। हम चाहते तो कपड़े को निचोड़ के ले गए, ऐसे उठा उठा के रख दिया, काहे मतलब उसको छिटक छिटक के फैलाते हैं, फैलाने की जरूरत ही क्या है। तो उसका भी रीजन यही है कि जब हम उसको फैला देते हैं तो सरफेस एरिया जो होता है इवोपरेशन का वो बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, अब आना उसको सिकोड़ के रख देते, तो सिकोड़ के रख देते तो केवल सरफेस एरिया इतना ही रहता। ये देखिए केवल सरफेस एरिया इतना ही रहता। तो इतने पे से अगर इवोपरेशन होता, अभी इवोपरेशन कितनी सरफेस से होता, केवल इतने से होता, तो वाटर इतनी जल्दी इवोपरेट ना हो पाता। लेकिन जब उसको फैला देते हो तो इवोपरेशन जो होता है वो मेरा प्यारा बच्चा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो देखो ये कपड़े वाला दूसरा एग्जांपल हो गया। मैं डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल ऐसे दे रहा हूं जिससे तुमको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इवोपरेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा इवोपरेशन होता है। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, तुमने देखा होगा एक एग्जांपल कूलर वाला, तुमने देखा होगा कूलर में ये घास होती है, इस जो ये ग्रास लगाते हैं, ये जो ड्राई ग्रास लगाते हैं, इसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होता ही होगा। क्या लगता है क्या कॉन्सेप्ट होगा मौर्य सर जी? इवापोरेशन बाय सरफेस एरिया। हाँ, इसका भी काम क्या होता है कि ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। देखो जो पानी आता है, ये जो पानी गिरता है यही कूलिंग एक्शन देगा, लेकिन वो पानी डायरेक्ट गिरता, लेकिन ये पानी इसके थ्रू, घास के थ्रू पूरे बड़े सरफेस एरिया में फैल जाता है। जब वो पूरे बड़े सरफेस एरिया में फैल जाएगा, मतलब घास के थ्रू पूरे बड़े एरिया में फैल जाएगा, और जब बड़े एरिया में फैलेगा तो यहाँ पे इवोपरेशन ज्यादा होगा। अब ये पानी इवोपरेट होगा, जब पानी इवोपरेट होगा तो अंदर वो कूलिंग इफेक्ट लाएगा, और कूलिंग इफेक्ट ज्यादा लाएगा। क्यों ज्यादा लाएगा? क्योंकि इवोपरेशन ज्यादा हो रहा है, और इवोपरेशन क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। तो तुम बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हो, समझ सकते हो, जिसमें तुमको यह पता चलेगा कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज्यादा मेरा प्यारा बच्चा इवोपरेशन होगा। तो उम्मीद करता हूं कि पहला फैक्टर सरफेस एरिया वाला तुम्हें समझ में आ गया होगा। सरफेस एरिया यस इवोपरेशन सर। को कैसे इफेक्ट करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा मेरा प्यारा बच्चा क्या होगा, इवोपरेशन होगा। चलिए बात नंबर 1। अब हम आते हैं बात नंबर 2 पे, ध्यान दीजिए। ये वाला फैक्टर समझ में आ गया, अन्वेषा, यथार्थ, आप दोनों को ये समझ में आया कि नहीं? ओके करिए तो मैं आगे यस बढ़ू। सर। अग्रिमा, यस सर। चल।
मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इवोपरेशन उतना ज्यादा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। एक बात तुम ये समझो, टेम्परेचर वाला जो फैक्टर होता है, तुम ये खुद ऐसे समझो कि माना अगर किसी भी लिक्विड को इवोपरेट होना है, माना इस सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड है, हमने कहा इस सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड प्रेजेंट है, इस सरफेस के ऊपर कोई लिक्विड प्रेजेंट है। अब इसको माना इवोपरेट होना है, तो इवोपरेट होने के लिए जितना ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, भाई टेम्परेचर की मदद से ये मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने का मतलब ये सरफेस को छोड़ने की जो फिनोमिनन होता है, तो वो जल्दी सरफेस को छोड़ेंगे और मतलब इवोपरेशन तेज हो जाएगा। देखो लिखा भी है, मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेनेशन थोड़ा बहुत लिख भी रखा है कि रेट ऑफ इवोपरेशन जो होता है वो इंक्रीज होने लगता है जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ा देती हो, क्योंकि जैसे जैसे तुम इंक्रीज इन टेम्परेचर करोगे तो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जो होंगे इनके पास इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो वेपर में जा सकते हैं। अगर बाहर टेम्परेचर कम है तो कम ही मॉलिक्यूल इवोपरेट हो पाएंगे, बाहर ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा एनर्जी सरफेस वाले मॉलिक्यूल को मिलेगी, और सरफेस वाले मॉलिक्यूल को ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल इवोपरेट होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ वाटर या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इवोपरेट होने के लिए इंक्रीज हो जाते हैं अगर टेम्परेचर ज्यादा देते हो। तो ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ज्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो सरफेस को जल्दी से छोड़ पाएंगे। तो इस वजह से ये सेकंड फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए कि भैया जो इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये दूसरा फैक्टर है। आपको जो मैंने नोट्स दे रखा है, मंडे मंडे तक आपको प्रॉपर प्रिंटेड मटेरियल मिल जाएगा। तब तक आपके पास मैंने पीडीएफ फाइल भेज रखी थी आप लोगों को, आप उससे पढ़ो और समझ सकते हो। अब उसी से एक एग्जांपल समझाता हूं, ये टेम्परेचर वाला समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। माना तुम्हें कपड़े को ड्राई करना है, तो कपड़े क्लाउडी रीजन में जल्दी ड्राई होंगे कि समर रीजन में जल्दी ड्राई होंगे? ये दो में समर रीजन। बिल्कुल और सही, समर सीजन में होगा क्योंकि वहाँ पे इवापोरेशन रेट ज्यादा होगा। बिल्कुल सही। आप क्या कहोगे कि जो समर वाला है, जैसे ये जो तुम देख रहे हो हॉट समर डे है, मतलब बहुत ज्यादा धूप निकली हुई है और ये क्लाउडी है, क्लाउडी वाले में क्या होगा कि मॉइस्चर ऑलरेडी बहुत ज्यादा सराउंडिंग में है तो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा। और जब समर में होगा तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो इवोपरेशन भी ज्यादा होगा, इवोपरेशन ज्यादा होगा तो कपड़े जल्दी इसमें सूखेंगे ना कि इसमें सूखेंगे। चलिए मैं अगला एग्जांपल समझाता हूं। दो दो आपने फैक्टर समझ लिए, पहला सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दैट इज ह्यूमिडिटी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर क्या कहता है। ह्यूमिडिटी पहले मैं प्रैक्टिकली आपसे पूछता हूं। प्रैक्टिकली ये है कि देखो ये है बिल्कुल धूप निकली हुई है, एक दिन ऐसा है जिसमें धूप निकली हुई है, कपड़े फैले हुए हैं आराम से, और एक ऐसा है जिसमें देखो हल्का सा मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। ये पहला केस है और ये सेकंड केस है। तो मुझे ये कैमरे किसके बंद है जिसने बताया नहीं मुझे, रुको अगली बार बेटा बनाने का टाइम भी नहीं दूंगा, ध्यान रखना। अब मुझे ये बताओ पांडे जी जो कैमरा बंद किए थे, कि पहले वाले में कपड़े जल्दी सूखेंगे कि दूसरे वाले में जल्दी सूखेंगे? पहले वाले में। पहले वाले में। दूसरे वाले में क्यों नहीं सूखेंगे? दूसरे वाले में टेम्परेचर कम रहेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर वाला फैक्टर वैसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर पढ़ा रहा हूँ। अब ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर कहता क्या है कि अगर सराउंडिंग में, समझो तुम, अगर सराउंडिंग में पहले से मॉइस्चर प्रेजेंट है, सराउंडिंग में वाटर का कंटेंट पहले से बहुत ज्यादा है, तो इवोपरेशन अच्छे से नहीं होगा। देखो लिखा क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है कि कितना वाटर वेपर एयर के अंदर प्रेजेंट है। कई बार बोलते नहीं कि आज नमी है मौसम में, मौसम में नमी का मतलब कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी। अब एक बात समझना, जो एयर है, एयर की अपनी एक लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा वो पानी को होल्ड नहीं कर सकता है। एयर अराउंड अस, हमारे सराउंडिंग में जो एयर होता है, कैन नॉट होल्ड वाटर मोर देन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। उसकी एक लिमिट है, उससे ज्यादा वो वाटर वेपर को, मतलब पानी को होल्ड नहीं कर सकता है। अब जब उसके सराउंडिंग में पहले से ही बहुत ज्यादा पानी है तो इवोपरेशन कम हो जाएगा ना, मतलब पानी से निकल के बाहर जाना चाहता है, लेकिन एयर के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पानी है, तो वो क्यों एयर को आने देगा? मतलब एक तरीके से फिर ये जो इवोपरेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग में ऑलरेडी इतना ज्यादा ह्यूमिडिटी है, ऑलरेडी इतना वाटर है कि वो फिर इवोपरेशन के रेट को क्या कर देगा, थोड़ा डिक्रीज कर देगा। आप बस ये कहना कि जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है, तुमको नियम क्या समझ में आ रहा है कि जो इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन
वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगी तो इवोपरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी अगर कम होगी तो इवोपरेशन ज्यादा होगा। दो प्रोपोर्शनल वाले नियम आए और एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला नियम आया। तो ये है ह्यूमिडिटी का तरीका। यहां पे ध्यान दो, जहां पढ़ा रहे हैं इधर उधर दांत निकल रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो, ह्यूमिडिटी के बाद नेक्स्ट फैक्टर पे आ जाते हैं। नेक्स्ट फैक्टर देखो, फैक्टर नंबर 4, दैट इज नोन एज विंड स्पीड। अब विंड स्पीड कैसे काम करता है इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। विंड स्पीड काम कैसे करता है मेरा प्यारा बच्चा, आपको मालूम है कि कपड़े जो होते हैं ये जल्दी ड्राई कब होते हैं, जब हवा धीमे चल रही हो कि हवा तेज चल रही हो। एक नॉर्मल प्रैक्टिकल एग्जांपल में पूछूं, एक इमेज हम जब तेज चल रही हो। हाँ बिल्कुल सही, मतलब इसीलिए देखिए मैंने एक प्रैक्टिकल इमेज लगा रखी है जिससे आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन आए, आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो कि माना बहुत तेज तेज अगर हवा चल रही है तो उससे कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों जल्दी सूखते हैं, क्योंकि इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं विंड इसको बहा के ले जाएगा। जैसे इसके वाटर के मॉलिक्यूल हैं जो बाहर निकलना चाह रहे थे इवोपरेट होके, ये माना इवोपरेट होके निकले और विंड जो है वो चल रही तेज तेज। अब विंड अगर माना तेज तेज चलेगी तो इनको जल्दी जल्दी बहा के ले जाएगा अपने साथ। अब इन मॉलिक्यूल को अपने साथ अगर बहा के ले जाएगा कपड़े के वाटर वेपर को, तो मतलब वो वाटर वेपर जल्दी जल्दी इवोपरेट हो रहा है। मतलब जितनी ज्यादा विंड की स्पीड होती है उतनी जल्दी इवोपरेशन होता है। ये वाला भी नियम आपको पता होना चाहिए। मतलब एक अगला नियम और निकल के आया कि इवोपरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, विंड स्पीड के। तो ये बात भी अपने दिमाग में समझ लो। तो अगर मैं यहां तक की बात करूं तो आप लोगों ने टोटल 4 फैक्टर पढ़ लिए हैं। कौन कौन से, इवोपरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, इवोपरेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इवोपरेशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ह्यूमिडिटी के, इवोपरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विंड स्पीड के। देखिए 4 फैक्टर कैसे डिपेंड करता है और उसका एक्सप्लेनेशन आप बुकलेट में ज्यादा अच्छे से देख सकते हो। यहां समझने का काम मैं ज्यादा करा रहा हूं कि पहले समझ में आना चाहिए, फिर आप अपने शब्दों में भी लिख दोगे तब भी आपको थोड़े थोड़े मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। अच्छे वर्ड्स का जो सिलेक्शन है वो आप बुकलेट पे जाइए, उससे आप याद कर सकते हो। तो ये चारों फैक्टर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। फिर सर से जो ये वाला ग्रुप है सर उसमें भेज दीजिएगा सर, मैं होमवर्क ग्रुप में एडेड नहीं हूँ। ठीक है, मैं भेज देता हूँ। सबसे पहले इवोपरेशन क्या होता है, इवोपरेशन एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। बात नंबर 1, बॉइलिंग पॉइंट से कम पे अगर कोई लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको इवोपरेशन बोलते हैं। यही अंतर है इवोपरेशन और वेपराइजेशन में। वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट से कम पे होता है। 4 फैक्टर मैंने बताए जो बॉइलिंग पॉइंट जो इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसके अंदर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना सकता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि बताओ कप में ज्यादा ठंडी होगी, किसमें ज्यादा ठंडी होगी, प्लेट के अंदर। तो प्लेट के अंदर क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है। कपड़े को हम उसको छिटक करके फैला के क्यों ड्राई करने के लिए फैला के फिर रखते हैं, तो इसलिए जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाए, जिससे इवोपरेशन जल्दी हो जाए और कपड़े जल्दी ड्राई हो जाए। मतलब ये जो एग्जांपल दे रहा हूं वो क्वेश्चन भी बन सकते हैं। सेकंड फैक्टर टेम्परेचर, टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो जो हॉट समर डे होता है उसमें कपड़े जल्दी सूखेंगे इन कंपेरिजन टू क्लाउडी डे। नेक्स्ट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी अगर मेरा प्यारा बच्चा ज्यादा होगी तो इवोपरेशन कम होगा। चौथा फैक्टर विंड स्पीड अगर ज्यादा होगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, इवोपरेशन ज्यादा होगा। चारों फैक्टर मैंने आपको सिखा दिए। अब यहां पर देखो इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट, इस फैक्टर को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक चीज तुम ऐसे समझो, मैं इसको यहां पर समझाता हूं शायद समझ में आ जाए। माना मैंने आपसे ये कहा कि ये वो सरफेस है, ये वो सरफेस है जिस पे इवोपरेशन होना है। भाई हमने कहा कि यहां पर ये सरफेस है जिसके मॉलिक्यूल का इवोपरेशन होना, ऊपर की सरफेस माना मैं बना दे रहा हूं। ठीक, थोड़ा समझो, उम्मीद करता हूं समझ में जल्दी आएगा। ठीक, मैंने कहा कि यहां पर ये वाटर के वेपर प्रेजेंट है जिनका इवोपरेशन होना है। ठीक है, एक बात समझ प्यारा बेटा, इवोपरेट होने का मतलब, इवोपरेट होने का मतलब क्या होता है, इवोपरेट होने का मतलब लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना, गैस में। लेकिन लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी। तो अब एनर्जी वो लेगा किससे, सराउंडिंग से लेगा एनर्जी। सराउंडिंग का मतलब इसके अंदर से और कहीं बाहर से एनर्जी वहीं से लेगा, और कहां से लेगा, या तो बाहर से हम प्रोवाइड कर दें। तो जब वो एनर्जी सराउंडिंग से लेगा तो मतलब इसकी सराउंडिंग जो है, अनसाइड कहो या आसपास की बात करूं, तो आसपास की जो सराउंडिंग है
उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी यूज हो जा रही है किसमें, वेपराइजेशन में। तो जैसे ही ऐसा होगा तो अंदर का जो टेम्परेचर है या सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे घटने लगता है। यही कूलिंग एक्शन है। कूलिंग एक्शन का मतलब वो ये कहना चाहता है कि अगर माना तुम कहीं भी इवोपरेशन हो रहा हो, तो इवोपरेशन होते समय लिक्विड से उसको गैस में कन्वर्ट होना है, तो भाई उसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, स्टेट बदलते समय एनर्जी चाहिए होती है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट। अभी मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा बकायदा, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्टेट कैसे बदलती थी, कौन कौन सी स्टेट कैसे कैसे चेंज होती हैं, वो मैंने सिखाई थी सारी। लेकिन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होते समय जो हीट रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं लेटेंट हीट। तो अब लिक्विड से जब उसको गैस में कन्वर्ट करना होगा तो उसको भाई हीट चाहिए, तो वो हीट लेगा कहां से, सराउंडिंग से। जब सराउंडिंग से हीट ले लेगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब वो कूल हो जाएगा, तो सराउंडिंग कूल हो जाएगा, इसी को बोलते हैं कूलिंग एक्शन। देखो यहां पर लिख भी रखा है मैंने, क्या लिखा है पढ़ो इसको। इन एन ओपन वेसल लिक्विड कीप ऑन इवोपरेटिंग, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग द इवोपरेशन। इनडायरेक्टली भाषा में वो ये कह रहा है कि इवोपरेशन होते समय उसको कुछ हीट और एनर्जी चाहिए होती है, जो वो किससे लेता है, सराउंडिंग से लेता है। और जब वो सराउंडिंग से एनर्जी लेगा, इसकी वजह से जो सराउंडिंग होगा वो क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा, कोल्ड हो जाएगा, सराउंडिंग कूल हो जाएगा। इसी को बोलते हैं कूलिंग एक्शन। ठीक है, अब यहां तक की बातें जब तुमने पढ़ो और समझ, हाँ बोलो। सर एक और बात है, जैसे एक पॉन्ड होता है, अगर हम लोग उसके पास अगर रहते हैं, जब जिस दिन गर्मी होती है हमें ज्यादा ठंडा लगेगा। हाँ कह सकते हो कि मतलब अगर तालाब वालाब के पास, नदियों के पास अगर तुम जाओ तो वहां पे थोड़ा बहुत तो ठंडा फील होगा ही इन कंपैरिजन टू बाकी जगह पे। ठीक है, मैं सर इसको, इसका सीधे भी इवापोरेशन ही होगा ना। हाँ इवोपरेशन ही होगा। मैं इसका एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पता नहीं तुम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया है या नहीं किया है, हम छोटे पे ऐसा एक्सपेरिमेंट करते थे कभी कभी। ठीक, क्योंकि तब हमारे यहाँ फ्रीज व्रीज नहीं होता था जब हम छोटे होते थे। तो वहां पर एक एक्सपेरिमेंट ये होता था कि माना जैसे बॉटल वॉटल को कूल करना होता था हमें, तो हम लोग कूलर लेते थे। ये एक्सपेरिमेंट तुम कर भी सकते हो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके तुम इसके कूलिंग एक्शन को समझ सकते हो। जैसे मान के चलो कि ये भाई कूलर है, ठीक है, ये इसके फैन हो गए, हमने कहा ये इसके फैन हो गए। अब ये कूलर है और तुमको लगता है कि यार कोई बॉटल है उसका पानी थोड़ा सा ठंडा है, बहुत ठंडा तो नहीं कर देगा, लेकिन पानी थोड़ा सा ठंडा करना है, तो एक बोतल का पानी ले लो और पीछे रख दो, बोतल का पानी ले लो और पीछे रख दो यहाँ पर। ठीक है, और चारों तरफ से चूंकि इवोपरेशन हो रहा होता है, क्योंकि घास लगी है और घास का पानी जो है वो इवोपरेट हो रहा होता है, जो घास लगी होती है उस घास का पानी क्या हो रहा होता है, इवोपरेट हो रहा होता है। तो जब वो इवोपरेट हो रहा होगा तो वो एनर्जी किसकी लेगा, सराउंडिंग की। उसके लिए सराउंडिंग अंदर का ही एक तरीके से हो गया। तो तुम देखोगे कि अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा, और जब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा इसी वजह से ये पानी भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और इसी वजह से कूलर जो होता है वो ठंडी हवा छोड़ता है। पानी अगर हम यूज ना करें तो वो ठंडी हवा ना फेंक पाए, क्योंकि जब अंदर का टेम्परेचर कम हो गया है, उसी एयर को लेते हुए फेंक रहा है, उसी एयर को लेते हुए फेंक रहा है, इसलिए जो आता है पानी, जो हवा आती है वो भी ठंडी होती है। तो ये कूलर से ठंडी हवा क्यों आती है, वो भी कहीं ना कहीं इवोपरेशन के कारण ही होता है। ये पानी इवोपरेट होता है, कूलर के अंदर का जो रीजन है थोड़ा ठंडा हो जाएगा, वही ठंडी हवा कूलर के साथ आती है। इसी वजह से अगर इवोपरेशन नहीं हो, तो कूलर ठंडी हवा नहीं भेज पाएगा। आप चाहे ट्राई भी कर सकते हो, अगर कूलर को तुम घर के अंदर रख दो, तो तुम ये देखोगे कि कूलर जो होगा वो ठंडी हवा नहीं फेंक पाएगा। अच्छे से काम तभी कर पाता है वो कूलर जब तुम क्या करो, उस कूलर को कहां रखो, बाहर, जहां पर उस पर धूप लगे, जहां पर उसको गर्मी महसूस हो, जहां पर टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा हो। अगर ऐसा होगा जहां पर कूलर का बाहरी हिस्सा धूप में रहे या बाहरी हिस्सा थोड़ा कमरे के बाहर रहे, तब कूलर ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। ये बात भी अपने दिमाग में बहुत अच्छे से समझ लो। तो उम्मीद करता हूं कि कूलिंग एक्शन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। सर एसी का भी सेम यही होता है नहीं, एसी वर्क? देखिए एसी इवोपरेशन पे नहीं काम करता, उसका एक अलग तरीका होता है, उसमें इंजन कर्नाट इंजन और दूसरे बेसिस पे काम करता है। कहीं ना कहीं प्रिंसिपल यही होता है कि भाई क्या करो कि अंदर का टेम्परेचर, वो उल्टे बेसिस पे काम करता है, वो अंदर की हीट को थोड़ा खींच करके तब ऐसे काम करता है और फिर उसको बाहर फेंकता है। मतलब तभी तो देखो उसका जो आउटडोर होता है, आउटडोर से गर्म हवा नहीं निकलती है। तो जब आप एसी का आउटडोर देखते हो तो उससे गर्म हवा निकलती है, तो वो जनरली रूम के हीट को खींच करके बाहर को भेजने का काम करता है। और वो काम कैसे करता है वो 11th में थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है।
चलिए, अब कूलिंग एक्शन समझ लिया आप। डेली लाइफ में कई सारे कूलिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल हैं, जैसे ये क्वेश्चन भी है, मैं समझा रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन नहीं है, इनको क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। जैसे कि अगर माना तुम कोल्ड वाटर के अंदर आइस के क्यूब रख दो, तो तुम देखोगे कि जो ग्लास है, ठीक है, उस ग्लास के ऊपर वाटर की ड्रॉपलेट जो होंगी आउटर सरफेस पे ऑब्जर्व होंगी, कुछ ऐसा। उम्मीद करता हूं सब लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा। सर वो तो किसी भी कंटेनर यस में सर। रख देंगे तो हाँ, उसमें आ वो जाएगा, ऑब्वियस सी उसमें चीज है, ग्लास टम्बलर। वो किसी भी कंटेनर में रख दो, जरूरी नहीं कि ग्लास के अंदर ही रखो, आप नॉर्मल स्टील के अंदर रख दो, वो जनरली एक क्वेश्चन दे दिए, ठीक। आप किसी भी कंटेनर में रखो तो ये ऑब्जर्व देखने को मिलेगा, बस वो हीट का कंडक्टर हो। अब ऐसा नहीं कि तुम लकड़ी का बर्तन रख दो, अब लकड़ी का गिलास ले लो, लकड़ी के गिलास में अगर रख दो तो उसके ऊपर नहीं बनेगा, समझ आ रहे हो? तो वुडन के अंदर नहीं होगा, वो कंडक्टिंग नेचर का होना चाहिए। अब होता क्या है, होता यह है कि बाहर की तरफ एयर के मॉलिक्यूल होते हैं, बाहर की तरफ क्या होते हैं, एयर के मॉलिक्यूल होते हैं। ये एयर के मॉलिक्यूल ठंडे होके जब ये मॉलिक्यूल, हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे होते बेटा क्या? सर वो कंडेंस होके तो वाटर बना ले। हाँ, वही जब एयर के मॉलिक्यूल जो होते हैं ये जब ठंडे होते हैं तो यही आइस के ठंडे होने पर सरफेस पे कलेक्ट हो जाते हैं, कंडेंस होने लगता है, वो एक तरीके से कंडेंसेशन होने लगता है, वो कंडेंस हो जाता है, ठीक। तो ये एक इफेक्ट आ जाता है कूलिंग एक्शन, ठीक है। इसमें इवोपरेशन उतना ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक कहीं ना कहीं उसी फैक्टर पे काम करता है थोड़ा बहुत, ठीक। दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है कि जो समर रीजन होते हैं, गर्मियों के दिनों में हम कॉटन क्लोथ पहनते हैं। कॉटन कपड़े क्यों पहनते हैं? कॉटन कपड़े पहनने के दो रीजन। पहला, कॉटन कपड़े पहनने का रीजन क्या तो है? क्योंकि वो हीट को अंदर कैप्चर नहीं करते हैं क्या नहीं करते हैं? सर, हीट को अंदर सर रोके नहीं रखते हाँ, हैं, वो रोकते मतलब। नहीं है, बिल्कुल सही। कॉटन क्लोथ के सर दो वो फायदे हैं। तो सर इवेपोरेशन में मदद करता हाँ, पहला काम तो वो है कि वो स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पहले तो ये काम करते हैं कि स्वेट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद कॉटन कपड़ों में पोर्स जो होते हैं, छेद जो होते हैं, वो थोड़े ठीक ठाक बड़े होते हैं। अब उन पोर्स के थ्रू जब इवोपरेशन होता है, जब पोर्स के थ्रू ये स्वेट जो होगा वो जब इवोपरेट होता है, जैसे ये इवोपरेट होता है तो ये क्या करता है, कूलिंग एक्शन देता है। मतलब इसको जब तुम कॉटन कॉटन कपड़े पहनते हो तो तुम्हें थोड़ा सा कूलिंग, मतलब ये नहीं कि मार ठंडे ठंडे तुम बर्फ जैसा फील करोगे, लेकिन ऐसा है कि हाँ गर्मियों में थोड़ा सा तुमको आराम मिलेगा। अब पता चला तुम धूप में निकल रहे हो, गर्मियों का दिन है, बिल्कुल लू चल रही है और तुम सूट उट का कपड़ा पहन के जा रहे हो, तो तुम उसी के अंदर पक जाओगे। मतलब तब कॉटन क्लोथ पहनने के लिए लोग प्रेफर करते हैं, क्यों? क्योंकि कॉटन क्लोथ एक तो स्वेट जो होता है पसीनों को एब्जॉर्ब कर लेता है, वही पसीना इवोपरेट होता है, जब वो इवोपरेट होगा तो तुम्हारे अंदर की एनर्जी यूज करेगा, जब वो तुम्हारे अंदर की एनर्जी यूज करेगा तो थोड़ा बहुत कूलिंग एक्शन क्रिएट होगा, तो जिससे अंदर कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, देखो लोग घरों की छत पे पानी को फेंक देते हैं, क्यों पानी को स्प्रिंग कर देते हैं, फैला देते हैं, जिससे ये तुम देखोगे हॉट सनी डे में कई बार तुमने देखा होगा कि ठंडा बनाए रखने के लिए पानी को देखो छत पे फैलाते हैं ऐसे। जब वो पानी को छत पे फैलाएंगे तो ये पानी जो होगा ये इवोपरेट होगा, और जब ये इवोपरेट होगा तो इवोपरेट होते समय ये कूलिंग एक्शन क्रिएट करेगा। कूलिंग एक्शन क्रिएट करने का मतलब अंदर का जो घर के अंदर का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब यूज करके सर वो काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी तो सर वो हाँ, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल है इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो वो इस सरफेस को छोड़ के जाएंगे, लेकिन एनर्जी अंदर की यूज करेंगे, सराउंडिंग की, तो अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। अब ये नहीं कि छत पे पानी भर दो और तुमको बिल्कुल एसी लगाने की जरूरत ही ना पड़े। अब तुम सोचो यार अब तो हम ही टंकी से पानी पूरा भर देंगे और पूरा भर 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 के रखे रहेंगे, देखेंगे कैसे कूलिंग कूलिंग थोड़ा करता है, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ये वाला देखो एक एग्जाम्पल देखते हो कूलिंग एक्शन में, और दिखाता हूँ एग्जाम्पल। जैसा तुमने एक एग्जांपल ये देखा होगा कि कभी तुम पाम अपने हाथ पे, हथेली पे, कहीं पे भी तुम उसके ऊपर एसीटोन डाल दो। एसीटोन का मतलब जैसे नेल पॉलिश रिमूवर, जो नेल पॉलिश रिमूवर होते हैं वो डाल दो, नहीं तो अल्कोहल डाल दो, नहीं तो उसमें पेट्रोल डाल दो या डीजल डाल दो। तो ऐसा करने पे हाथ पे तुमको ठंडा सा फील होगा। वो ठंडा सा फील क्यों होता है? क्योंकि ये जो पेट्रोल तुम डालते हो या अल्कोहल डालते हो इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। यहां बॉइलिंग पॉइंट की बातें ना करो, आप बस ये समझो कि बड़ी जल्दी इवोपरेट होगा, ये बड़ी जल्दी क्या होगा, इवोपरेट होगा। और जब ये इवोपरेट होगा तो इसको एनर्जी चाहिए होगी इवोपरेट होने के लिए, तो वो एनर्जी कहां से लेगा, तुम्हारे हाथ से ले लेगा। वो तुम्हारे हाथ से एनर्जी ले लेगा और इवोपरेट हो जाएगा, तो जहां से एनर्जी लेगा वहां का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो ये जो हाथ है उस हाथ वाली जगह का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम। और यहाँ का टेम्परेचर जब कम हो जाएगा तो इसीलिए तुम्हें कूलिंग एक्शन महसूस होता है।
अब देखो कई बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम लैंग्वेज क्या लिखें, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। उसके लिए आपको एक काम ये करना है कि आप बुकलेट पे जाओ, बुकलेट में देखो कि कैसे कैसे लिखा गया है। आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझोगे नहीं, वो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर एक बार समझ लिए तब तो तुम्हारे सामने कोई समस्या नहीं। तो तुम लोगों ने यहां पर अगर देखा हो तो कई सारी चीजें यहां सीख ली है तुमने। तुमने सबसे पहले क्या सीखा कि भाई इवोपरेशन क्या होता है, किसी भी लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना बॉइलिंग पॉइंट से कम पे भाई कन्वर्ट हो जाता है। कई सारे फैक्टर हैं जो इवोपरेशन को फर्क डालते हैं, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा इवोपरेशन, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा इवोपरेशन, जितना ज्यादा ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवोपरेशन कम होगा, विंड स्पीड ज्यादा है तो बता रहा हूं विंड स्पीड ज्यादा है तो इवोपरेशन ज्यादा होगा। कूलिंग इफेक्ट करता है, अगर इवोपरेशन होगा तो अपने सराउंडिंग की एनर्जी ले लेगा, जिससे कूलिंग इफेक्ट आता है। कूलिंग इफेक्ट के कारण जैसे कॉटन क्लोथ हो गए और स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर हो गया, एसीटोन वाला हो गया, मतलब कई सारे एग्जांपल तुमने देखे। तो एक तरीके से ये जो कंटेंट है इवोपरेशन वाला वो तुम लोगों को काम भर का सिखा दिया गया। इसको पढ़ो, समझो, रिवाइज करो।